नवीन जी की बहुत सी कहानियों में से एक कहानी मूछें भी मुझे बहुत पसंद है और वो मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। प्रताप जयंती पर इस बार सरकारी दफ्तर बंद रहे। ठाकुर इसके लिए बरसों से प्रयत्न कर रहे थे। वे बहुत नाराज थे कि अल्लों फल्लों की जयंतियों पर तो छुट्टी रहे और राणा प्रताप को कुछ गिना ही न जाए। बात अच्छी थी। संयोग से मुख्यमंत्री ठाकुर थे, इसलिए वे सच्चाई को अनुभव कर सके। उन्होंने छुट्टी की सरकारी घोषणा कर दी तो शहर भर के ठाकुरों ने एक बड़े हॉल में इकट्ठा होने का निर्णय लिया। प्रताप जयंती का दिन इसके लिए चुना गया। ठाकुर लोग पूरी तरीके से परंपरागत पोशाकों में तो नहीं आए, मगर बंदूकें लाना नहीं भूले। पतलून कमीज, पतलून कुर्ता, कुर्ता पाजामा, धोती कमीज, हर तरह की पोशाकों पर कारतूसों की पेटियां कसे, कंधों पर बंदूक टांगे वहां पहुंचने वालों में से अधिकांश लोगों की मूछें थी। मूछें तरह तरह की थी, जिनमें भारी गुलमच्छों से लेकर छोटी नोकदार और 25 किस्में की थी। सबके चेहरों पर रौब था और वे ऐसी चाल चल रहे थे जैसे कि उनके दिलों में सरफरोशी की तमन्ना हो। सभा की कार्यवाही शुरू हुई। राणा प्रताप के जीवन के बारे में सर्वज्ञात बातों को तीव्र भावना के साथ बताया गया। प्रायः हर वक्ता को घास की रोटी खाने की बात बताते हुए गर्व का अनुभव महसूस हुआ। उत्सर्ग की उस भावना को ठाकुरों में अभाव हो गया है। आज जरूरत है कि हम राणा प्रताप की तरह जिएं और उन्हीं की तरह हम बने। बहुत पहले सरकार ने प्रताप भवन के लिए जमीन दी थी। आज उस जमीन पर झुग्गियां फैली गई। आज उस जमीन पर झुग्गियां फैल गई। उन झुग्गियों को सरकार ने कानूनन वैध करार देकर पूरे ठाकुर समाज को चुनौती दी है। हम सरकार को 1 हफ्ते की नोटिस देंगे। यदि झुग्गियों को नहीं हटाया गया तो हम झुग्गियों में आग लगा देंगे और वहां तब तक गोलियां चलाएंगे जब तक कि जमीन पर प्रताप भवन खड़ा नहीं हो जाता। खूब तालियां पीटी गई। एक सज्जन उत्तेजित होकर बाहर निकल गए और हवा में गोलियां दागने लगे। हॉल हुंकारों से भर उठा। भाषणों के बाद जलपान हुआ। लोग झुंडों में खड़े होकर बातें करने लगे। बंदूकों के लाइसेंस मिलने की दिक्कत, बंदूकों की कारतूसों की बढ़ती हुई कीमत आदि की आलोचना के साथ साथ इस बात की भी आलोचना हुई कि बहुत से ठाकुरों के पास बंदूक नहीं है। सभा में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास बंदूक नहीं थी और वे शुरू से ही अपमानित बैठे थे। उन्होंने मूछें तो अच्छी बनाई थी, मगर उनमें रौब नहीं था। इस बातचीत से उनका मनोबल और भी गिर गया था। वे आत्मग्लानि के कारण जलपान से पिछड़ गए और अपने आप को छिपाने में लग गए। बातचीत का एक विषय यह भी था कि शहर में नौकरी के लिए आने वाले ठाकुरों की मदद में कोताही हो रही है। जो ठाकुर बड़े पदों पर हैं उनका यह कर्तव्य है कि वे ठाकुरों को नौकरी दिलवाएं, मकान दिलवाएं और अगर कोई बहुत गरीब है तो रुपए पैसे से उसकी मदद करने के लिए समाज का एसोसिएशन तैयार है। कुछ लोगों का मत यह भी था कि ठाकुर कौम अन्याय से लड़ने के लिए पैदा हुई है, इसलिए समाज में जहां कहीं भी अन्याय हो उसके विरुद्ध लड़ाई के लिए ठाकुरों को सदैव तैयार रहना चाहिए। जबकि आज ये हालत है कि ठाकुर खुद अन्याय का शिकार हो रहे हैं, दब्बू हो गए हैं। जलपान के बाद सभा विसर्जित हुई। हॉल के बाहर निकलकर सभी बंदूकधारियों ने हवा में गोलियां दागी। करीब आधे घंटे तक धाएं दाएं होती रही और फिर सब अपने अपने घर चले गए। मेरे पड़ोस में रहने वाले राम सिंह ठाकुर भी उस सभा में गए थे। उनके पास बंदूक नहीं थी, इसलिए वे बड़े उदासी लौटे। मैं अपने दरवाजे पर लकड़ी की रैक धो रहा था। वे अपने सामने अपने मकान में घुसे। मैंने पूछा, ठाकुर साहब हुआ है? क्या कहा? उन्हें मेरा बोलना दोस्ताना नहीं लगा। उन्होंने समझा कि मैं उन पर कोई फप्ती कर रहा हूं। वे तड़प कर पलटे, मुझे ऐसे घूरने लगे कि बस। वे कॉलोनी के अधिकांश लोगों से झगड़ चुके हैं। झगड़ने में तर्क वितर्क नहीं करते हुए उठापटक करते हैं, अपनी तीखी आवाज में बुरी तरीके से चिचियाते हैं। मैं उनकी नजर को देख करके समझ गया कि वो उठापटक कर सकते हैं। व्यस्त भाव से जल्दी से रैक पर झुक गया। वे मगर मेरे पास आए और बोले, घबराओ मत, मैं जल्दी ही बंदूक खरीद लूंगा। वे चले गए। मैं धीरे से मुस्कुराया। कह रहे थे कि घबराओ मत और खरीदने वाले हैं बंदूक।
मैं उन्हें सलाह दूंगा कि बंदूक न खरीदें। गुस्सैल आदमी है, गुस्से में कभी चला बैठे तो टंटा हो जाएगा। पर मैं ये कहूँगा तभी जबकि वो कभी अच्छे मूड में होंगे और बार बार जेब से लौंग निकालकर बड़ी बड़ी विनम्रता से कह रहे होंगे कि लौंग खाइए लौंग। आखिर मैं उनके सामने रहता हूँ, वजाहिया साहब का थोड़ा सा आदमी हूँ। खासकर ठाकुर साहब से सदा तनी रहने वाली मूछों और भौं और छोटे से लंठ शरीर की धमकी भरी ठसक देखकर मुझे अक्सर हंसी आती रहती है। कभी कभी वो देख लेती हैं और कहते हैं क्यों हंस रहे हैं। मैं कहता हूँ कुछ नहीं, एक चुटकुला याद आ गया था, या कल की फिल्म का एक सीन याद आ गया था, या ऐसा ही कुछ। कभी कभी देखकर वो चुप रहते। उनका चुप रहना बस एक तरीके की गांठ बांधने जैसा होता था। ये कई गांठ बांध चुके हैं। अपने ढंग से गांठें खोलने की कोशिशें भी मैं अक्सर करता रहता हूँ। जैसे उनके आने का समय हुआ तो मैं उनके बच्चों को अपने पास बुला लिया और उनसे हंसने लगा, बोलने लगा। कभी उनके बच्चों को साइकिल पर बिठाकर सड़क पर निकल गया जिस पर वे आते मिलें, या मीरा से कहें और अपनी पत्नी को अपने घर पर चाय पर बुला लिया। कभी मीरा और बच्चों को लेकर उनके यहाँ टीवी देखने पहुंच गया। उन्हें टीवी खरीदने का बड़ा गर्व है। जिस दिन उन्होंने खरीदा था वे देखने लायक थे। बार बार घर से निकलते, बार बार घर में घुसते। वे इतनी शान के साथ टीवी देखते हैं कि कोई क्या देखता होगा। टीवी के सामने सोफे पर बीचों बीच बैठ जाते हैं, लगातार मूंछें और हर 10 मिनट में टीवी के कानों बैठते रहते हैं, बटन घुमाते रहते हैं। बटन घुमाते समय उनके चेहरे पर एक मैकेनिक की तत्परता का भाव आ जाता है। देखने वालों को इससे परेशानी तो होती है, पर कृतज्ञता से उनकी ओर देखते हैं और हर बार ये व्यक्त करते हैं कि अब अधिक साफ दिख रहा है। कॉलोनी के जो लोग उनके यहाँ टीवी देखने नहीं गए, उन लोगों से वे बहुत नाराज हो चुके हैं और ये नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। टीवी खरीदने की हैसियत उनकी नहीं थी, वे खरीदते भी नहीं। यदि कॉलोनी के 5-7 छतों पर एंटीना न लहराने लगता। जब उन्होंने देखा कि कोहली टीवी ले आया है तब उनसे नहीं रहा गया। कोहली उनका दुश्मन नंबर 1 है। पहले वे उन्हीं के मकान के सामने रहते थे। कुल 2 महीने रहे और इतना लड़े कि हद हो गई। कोहली भी है कड़, ठेकेदारी करता है, पैसे का उसे नशा है। जवानी में पहलवानी का शौक था और वो ठाकुर साहब से दबा नहीं, बराबरी से लड़ा। उसने इस मकान से निकलवाने में सफल भी हो गया। तभी से ठाकुर साहब उससे लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। वो बहाना जमीन पर ढूंढते हैं जबकि कोहली आसमान में रहता है। कोहली के यहाँ टीवी ठीक ऐसे आया था जैसे कोई टॉर्च या सरुता खरीद ले, और जब इन्होंने टीवी खरीदा तो समझिए पूरी कॉलोनी में हलकान कर दिया। टीवी खरीदने के बाद उनकी लंठ हेकड़ी की रईसी भड़कीलापन आ गया और वे अब लुंगी बनियान से बाहर ना निकलते, बच्चों को सजा दजा कर रखते, बर्तन मांजने वाली लगा ली, उनके घर धोबी आने लगा और वो इंग्लिश पीने लगे। थोड़ी सी लेते और लोगों के घर हुआते। कहते कि इंग्लिश का अपना मजा है। पहले वो देसी पीते थे, ऐसा नहीं कि रोज पीते थे, पर कहते थे कि बिना पिए नींद नहीं आती। अब इंग्लिश पीते हैं तो कहते हैं कि इंग्लिश पीकर नींद अच्छी आती है। यहाँ ये बताना ठीक होगा कि वे सरकार के वन विभाग के यूडीसी हैं। तनख्वाह तो वही है जो कि यूडीसी की होती है और ऊपरी कर लेते हैं। बताते हैं कि बहुत हो जाता है, पर मुझे पता है कि कभी कभी कुछ नोच खनोच लिया तो ठीक है, वरना कोई तनख्वाह। जिस दिन वो सभा से लौटे उस दिन मुझसे वो नाराज हो गए थे। इसलिए 2 दिन बाद छुट्टी पड़ी तो सुबह सुबह उठकर ठाकुर साहब कहता हुआ मैं उनके घर पहुंचा। वे बाहर के कमरे में कुछ कागज पत्र फैलाए, कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। उन्होंने चश्मा चढ़ा रखा था। मुझे देखकर और मुस्कुराए, बोले आओ आओ आओ, और उनके घर पहुंच गया। मुस्कुराए और बोले कि आओ आओ आओ। कोई और उनके घर पहुंच जाए तो उसके बड़प्पन का बोध होता है, खासकर मुझ जैसा कोई रंगीन पत्रिकाओं में विज्ञापन से छपने वाले पुरुष जैसा लगता हो। वैसा ही मुस्कुराता है और वैसे ही कपड़े पहनता है। बैठते ही मैंने बड़ी विनम्रता से आप पूछा कि कुछ काम कर रहे हैं। वे कागज समझते हुए बोले नहीं नहीं नहीं, कोई खास नहीं है। फिर वे सामने वाली कुर्सी पर बैठे और मुंह जोड़ते हुए बोले, और उनकी कंजी आंखों में देशपूर्ण चमक के ऊपर आतिथ्य का मटमैला सा भाव था। मैं बोला उस दिन आपको बुरा लग गया था शायद। उन्होंने तपाक से कहा नहीं 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 नहीं, बुरा नहीं लगा। वह सभा में मेरे पास बंदूक नहीं थी,
इस पर लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की। मैं तो आपको बता रहा था कि मैं बंदूक खरीदूंगा। मैंने कहा हाँ हाँ, आप जैसे ठाकुरों की बात बंदूक नहीं हो, ये देखकर कुछ अटपटा तो मुझे भी लगता है। ये बोले बंदूक तो कहीं है, पर सब गाँव में है और वहाँ इतने झगड़े हैं कि वहाँ से बंदूक ला नहीं सकता मैं। मुझे पता था कि गांव में उनके बूढ़े पिता के अलावा और कोई नहीं रहता और वे इतने गरीब हैं कि बंदूक होती तो उसे बेचकर थोड़े दिन के लिए अपनी रोटी का जुगाड़ कर लेते। पर मैंने ठकुर सुहाती करते हुए कहा कि हाँ वो तो है, वहाँ से बंदूक लाने की बजाय यहाँ नया लाइसेंस लेना ठीक होगा। जब आप सभा में जा ही रहे हैं तो मुझे खुद बुरा लग रहा था कि आप बंदूक के बिना जा रहे हैं। उन्होंने ऊपर की जेब से लौंग निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। बोले लौंग खाइए लौंग। मैंने एक लौंग खा ली। लौंग खाकर बोला पर ठाकुर साहब, आपके पास बंदूक होना मुझे दूसरे कारण से ठीक नहीं लगता। आप उन लोगों में से तो है नहीं जो बंदूक टांगते भर है। आपका गुस्सा तेज है, बंदूक चलाते में आपको देर नहीं लगेगी। बहुत चढ़ाकर बोले हाँ ये तो है, इसलिए मैं सोचता हूं कि आप बंदूक न खरीदें, वरना बच्चे कभी विपत्ति में पड़ जाएंगे। एक अड़क कर बोले मैं आगा पीछा नहीं सोचता, जो होना आता है वो हो। आखिर में एक ठाकुरों को बनिया बामन नहीं हूं। मैंने कहा ये तो है, पर वो नहीं माने। बंदूक खरीदने के लिए इतने कृत संकल्प थे कि मुझे अपनी कोशिशें व्यर्थ लगने लगी। इसीलिए मैंने पलटी खाई और उठते हुए बोला खैर ये तो मैं खुद चाहूंगा कि आप ठाकुरों की सभा सोसाइटी में जाएं तो आपका कुंदा खाली ना रहे। यह तय था कि ठाकुर साहब बंदूक लेंगे। उस बंदूक से खुद को बचाने की सेवा उनके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं शरारती आदमी हूं। जवानी के दिनों में इस कारण कई बार मैं खेड़े में फंस चुका हूं और 2-4 बार सरेआम पिटना भी तक पड़ा है मुझे। अब मैं 48 साल का हूं, गृहस्थ आदमी हूं, पर वो आदत अभी भी नहीं गई। अब आप ही सोचिए इन ठाकुर साहब से पंगा लेने की हिमाकत मुझे क्यों करनी चाहिए। पर इनके मामले में मैं बेकाबू हो जाता हूँ। और भी कई ठाकुरों से निकट संपर्क है मेरा। कुछ तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी रहे। वो गुस्से तो थे पर बात बात पर मारने पर आमादा नहीं होते थे और वो यह स्वीकार कर चुके थे कि जमाना बदल गया है। अब यह संभव नहीं है कि वामन धर्म ध्वजा फहराकर राज करे, ठाकुर तलवारें घुमा के बनिए सारी दौलत अपने तलवे दबा ले और छोटी जात वाले जूते खाते भरे। इन ठाकुर साहब के लिए मगर जमाना रत्ती भर भी नहीं बदला है। वे एक ऐसे राजा की तरह क्रुद्ध हैं जिसका कि राजपाट छिन गया है और जो अपने ही राज्य में खाता पीता गृहस्थ बनाकर भुला दिया गया है। मैंने एक ऐसे राजा को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में देखा था जो कि भारत में स्टेटों के विलय को स्वीकार नहीं कर पाया और पागल हो गया था। वो अपनी हवेली के कुछ अपने पिछले हिस्सों में सीखों के भीतर एक राजा की तरह गुस्से में पदाघात करता रहता हुआ मरा। वे आदेश देता था और ना जाने क्या क्या करता था, मगर उसका कुछ भी समझ में नहीं आता था। राजा का एक लड़का था, उसका राज तिलक होने वाला था, नहीं सह पाया सकता, पागल हो गया। पर ये जो मेरे ठाकुर साहब हैं ये राजा नहीं है, ये ठाकुर साहब है। गांव में सीने तान कर रहते होंगे, चमारों मैत्रों को कभी पीट पाट लेते होंगे। अब शहर में नौकरी करते हैं, वो रौब दाब तो चलता नहीं। इतना ही तो हुआ है ना इनके साथ। पर इनका गुस्सा पागल राजकुमार के साथ से कोई कम नहीं है। मुझे अक्सर कहा करते हैं कुछ भी हो रहा है साला, जैसे देखो तन के चल रहा है, किसी का कोई लिहाज नहीं है। जरा सी किसी को सुधारने की कोशिश की तो राजनीति बीच में कूदी। हद हो गई है सारी। बनी बावन तक तो ठीक, साले चमार भी राज कर रहे, तभी तो चीन ने दुराक्षी बना ली है। अपनी ऐसी बातों से भी मुझे और भी शरारती बना देते हैं। मैं जानता हूं किसी दिन उनका आवड़ में आ गया तो मुझे धुनक कर रख देंगे। ये नहीं है कि वो दारा सिंह है और मैं टई, बस इतनी सी बात है कि उनमें लड़ने का उन्माद है, पुराने अभ्यासी हैं, जबकि मेरा शरीर पिटते पिटते सुन्न हो जाता है और जैसे भी जो भी ताकत मुझ में है वो नाभि के पास इकट्ठा होकर हुल होने लगती है। ये सब जानते बूझते भी मैंने शरारत की। छुट्टी के दिन था, मैं कॉलोनी के बातूनी लोगों को बता आया कि ठाकुर साहब बंदूक खरीद रहे हैं। बात जल्दी समय फैल गई। कॉलोनी का बच्चा जान गया कि बंदूक खरीद रहे हैं। जिन लोगों से उनकी बोलचाल थी उन लोगों ने उनसे पूछा, सुनाया बंदूक खरीद रहे हैं। शाम को दफ्तर से लौटे तो लोग देखें कि बंदूक लाए कि नहीं। कभी कोई पूछ भी बैठता, क्या बंदूक नहीं लाए?
कब ला रहे हैं? जिस दिन लाए हवाई फायर जरूर करें। बहुत दिनों से बंदूक की आवाज नहीं सुनी है, हम तो मिठाई खाएंगे। उन लोगों की इन बातों से परेशान, उन लोगों की इस तरीके की बातों ने उन्होंने परेशान कर दिया। और भाई एक दिन तैश में आकर के मेरे पास आकर बोले, आपने ठीक नहीं किया, मैं आपकी इज्जत करता हूं। मैंने कहा यदि आप बता देते कि इस बात को गुप्त रखना है तो मैं अपनी मिसेज तक को नहीं बताता। मैंने सोचा आप बंदूक लाएंगे तो खुल्ला खुल्ला लाएंगे, इसलिए इस बात को छुपाने की मुझे सूझी नहीं। वे चले गए और मैंने पड़ोस में जाकर बताया ठाकुर साहब बंदूक लेने का इरादा छोड़ चुके हैं। अगले कई दिनों तक लोगों ने मुझसे पूछा कि सुना है, अगले कई दिनों तक लोगों ने उनसे पूछा सुना है आप बंदूक नहीं खेलते। ठाकुर साहब की पत्नी ने चैन की सांस ली और मेरी पत्नी से बोली, अच्छा हुआ इनका ये भूत उतर गया, नहीं तो दिन रात इसी जुगाड़ में फिरते रहते हैं कि कहीं से कहीं कर्ज मिल जाए, कोई लाइसेंस दिला दे। मैंने देखा कि ठाकुर साहब मुझे बहुत गुस्से से देखते हुए धीरे धीरे मेरे घर में घुसे। मैंने फौरन बच्चों को भेजकर उनको सफर बाय चाय पर बुला लिया। मैंने दोस्ताना रवैये का असर पड़ा। वे चाय पीते हुए बोले, इस कॉलोनी में लोगों की बहुत चुहल चढ़ी है, बताऊंगा। मैंने कहा हाँ, मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों को आपकी बंदूक के क्या लेना देना है, आपसे ही क्या, मुझसे भी दिन भर पूछते रहते हैं। मैंने तो एक दिन गुस्से में कह दिया कि बंदूक नहीं खरीदेंगे, जाइए। एकदम तड़क कर बोले, नहीं बंदूक तो खरीदी जाएगी। थोड़ी देर रुककर बोले, आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए बोले, मैंने अपना टीवी 3,000 रुपये में खरीदा था, 4 महीने चलाया है, आप इसे 2,500 में खरीद लीजिए। मैं उसके साथ गया। उनकी पत्नी उनके बच्चों ने भी उन्हें ऐसे देखा जैसे कि वो पागल हो गए। मैंने चूंकि 2 दिन पहले ही एरिया मिला था, इसलिए मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखा। मैंने टालम टोल की पर वो अड़ गए। शाम को उन्होंने टीवी मेरे घर में फिट कर दिया। मैं आज नहीं तो कल टीवी तो खरीदता ही। 500 की बचत देखी तो नानुच करते हुए भी मैंने ले लिया। पता नहीं चल पाया कि बाकी रकम उन्होंने कैसे मिली, पर एक हफ्ते बाद इतवार के दिन ठाकुर साहब एक मामूली सी बंदूक ले आए। मैंने बंदूक देखने गया। मैंने बंदूक की बहुत तारीफ की। मैंने ये कहा कि आप बंदूक के साथ ऐसे लगेंगे, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। वो बहुत प्रसन्न थे। तो उनके बच्चों और उनकी पत्नी के का तो साथ संसार ही लौट गया था। कहाँ वे बोलती गाती तस्वीरों वाली सुंदर मशीन और कहानी दाएं करने वाला लोहा लंकर। बाहर के कमरे में बंदूक टंगी रहती और नीचे तख्त पर ठाकुर साहब बैठे रहते। कभी शाम को बंदूक टांग के कहीं हुआ थे। 1-2 दिन उन्होंने हवाई फायर भी किए थे। मैं जिस मकान में रहता था उसकी दाहिनी ओर एक बड़ा लंबा चौड़ा प्लॉट खाली पड़ा था। एक दिन वहां कुछ लोग आए, नाप जोख हुई। अगले दिन से ट्रक आने लगे, फिर मजदूर आए और फिर इमारत बनाई जाने लगी। पता चला कुछ सिसोदिया जी हैं इसके मालिक। 2-1 दिन में अपनी कार से आते, थोड़ी देर मुआयना करते और फिर चले जाते। हमारे ठाकुर साहब में एक नई अकड़ आ गई। वे दफ्तर जाने से पहले और दफ्तर से लौट के वहीं बने रहते मानो ठेकेदार हो। एक दिन कार में बैठे सिसोदिया जी से उनकी कोई बातचीत हुई, फिर तो वे और भी मुस्तैद हो गए। एक दिन बोले, बिरादरी के हैं, रेलवे के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। उन्हीं के दो लड़के डॉक्टर और एक लड़का फॉरेन में है, इंजीनियर है। लड़की की शादी एक मिनिस्टर के यहाँ हुई। अपन को किसी साले से कोई मतलब नहीं है। इमारत इतनी तेजी से बनी कि रोज उसका दृश्य बदल जाता। ठाकुर साहब की कुर्सी पर बैठे तेज नजर से उसके काम देखते रहते। कॉलोनी वालों से उनकी बोलचाल बहुत कम हुई। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी। सुबह 7 बजे से जो वहां बैठते तो 10 बजे ही उठते और दफ्तर से लौट के आधी रात तक वहीं पर बने रहते। मजदूरों पर नाराज होते तो उनकी चिचियाने की आवाज मेरे घर तक पहुंचती। कभी कभी बंदूक ले जाते तो मुझे आशंका होती कि कहीं उनकी उन बात में फायर न कर बैठे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इमारत बन गई, मजदूर सकुशल लौट गए। जल्दी फर्नीचर और दूसरे सामानों से इमारत भर दी गई। फिर एक शाम अच्छा खासा समारोह हुआ। बड़े बड़े लोग आए। कॉलोनी की सारी सड़कें और गलियां कारों स्कूटरों से भर गईं। एक एक करके भड़के सुंदर, स्वस्थ और एक से एक भड़के रौबदार और शांतशाली लोग शामियाने में सजे। कॉलोनी वालों
को भी बुलाया गया था। ठाकुर साहब कॉलोनी में अकेले खास मेहमान थे। वे बंदूक टांग कर पहुंचे। दरबान के अलावा सिर्फ उन्हीं के पास बंदूक थी, इसलिए वो अलग से दिख रहे थे। उनके चेहरे पर चमक और मूछों की नोक दिखते ही बनती थी। वे शामियाने में यहां से वहां भाग दौड़ करते रहे थे। उनके चेहरे पर मेजबान की हड़बड़ शालीनता थी। वे लोगों से खाने पीने की चीजों के लिए हद से ज्यादा आग्रह करते और कोई कुछ ले लेता तो निहाल हो जाते। कॉलोनी वालों का उन्होंने विशेष ध्यान रखा। कॉलोनी में आमंत्रित सूची बनाने का भार चूंकि उन्हें सौंपा गया था, इसीलिए उन्होंने कोहली या उस जैसे दूसरे लोगों को नहीं बुलाया। वो लोग वहां नहीं थे। कॉलोनी के वही लोग थे जिन पर ठाकुर साहब को घृणा नहीं थी और उनका ध्यान रखते हुए उन्हें बड़प्पन का अनुभव हो रहा था। इमारत की ओर वे ऐसे प्रशंसा भाव से देख रहे थे मानो अपनी पीठ ठुक रहे हो। मैं समझता हूँ ठाकुर साहब की जिंदगी का वे सबसे गौरवशाली दिन था। आखिर उस दिन का अवसान हुआ। धीरे धीरे लोगों का जाना शुरू हुआ और अंत में सिसोदिया जी के नौकर और ठाकुर साहब बचे। वे शायद इसलिए रुके थे कि अंत में परिवार के लोग भली बचेंगे, तब आपसी बातों में हंसी ठट्ठा होगा। मगर सिसोदिया जी परिवार वाले या तो कारों में बैठकर कहीं घूमने निकल गए या भीतर चले गए। ठाकुर साहब ने अब अपने मकान की ओर देखा और अजीब नजरों से उसे देखते हुए वो उसमें घुस गए। उस शाम के बाद इमारत का गेट बंद हो गया और इस पर 24 घंटे एक बंदूकधारी दरबान रहने लगा। कार आती तो गेट खुलता, कार जाती तो गेट खुलता, बाकी समय बंद रहता। ठाकुर साहब अपने दरवाजे पर खड़े होकर गेट की ओर देखते रहते। गेट तक जाते और दरबान से हंसकर दो बातें कर लौट आते, पर उससे उनका मन ना मानता। वे फिर जाते और लौट आते। कभी कार में सिसोदिया जी निकलते तो ठाकुर साहब बड़े अदब से उन्हें सलाम ठोकते और सिसोदिया जी जरा सी गर्दन हिला करके निकल जाते। इमारत की लॉन में शाम को बच्चे और किशोर किशोरियां खूब हंसते, बैडमिंटन वगैरह खेलते। ठाकुर साहब की गर्दन को न जाने क्या हो गया कि जब देखो बस उसी तरफ को मुड़ी रहती थी। वो मुझसे बात भी कर रहे होते तो भी बार बार उसी तरफ देखते। उनके कमरे में की वो खिड़की फटी आंख की तरह खुली रहने लगी जो पहले बंद रहती थी और जिसमें से वो इमारत दिखती थी। ठाकुर साहब को सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बात की थी कि उनका दुश्मन नंबर 1 कोहली अक्सर शाम को वहां दिखता। कॉलोनी के दूसरे बड़े लोगों को भी वहां आना जाना था। कॉलोनी के दूसरे बड़े लोगों का भी वहां आना जाना था। ठाकुर साहब का साहस भीतर घुसने का न होता, न उन्हें कभी बुलाया जाता। वो मुझसे इस बारे में कभी बात नहीं करते, यानी वे गांठों पर गांठें बांधते जा रहे थे। अब उनकी आंखों में द्वेषपूर्ण चमक और भी चमकती थी। उनका चेहरा अपमान से कुचला हुआ लगता था। वे बहुत कम बोलते, लोगों से उनका लड़ना भिड़ना भी खत्म सा हो गया था। वे ऐसे लगते जैसे किसी ने उनका हक छीन लिया हो और वो हक छीन कर सामने खड़ा होकर हंस रहा है। कभी मेरे पास आकर बैठते, लगता कुछ बातें करेंगे, पर तमतमाया सा चेहरा लिए रह जाते, कनपट्टियां लाल कर लेते। मैंने कई बार सोचा उनको समझाऊं, पर सोचा क्या समझाऊं। ठाकुर साहब की हमको चोट लगी हुई है, ऐसे में उन्हें क्या समझाया जाए। तब तो वो दरबान से भी नाराज हैं। उनकी ओर या तो देखते ही नहीं, और अगर देखते भी हैं तो इतनी घृणा और हिंसा के साथ कि यदि वो सख्त जान न हो तो वो वहीं ढेर हो जाए। ठाकुर साहब की अपनी पत्नी मेरी पत्नी से पूछती है क्या हुआ है। दिन भर गुस्से में भरे रहते हैं, जब चाहे बच्चों को पीट डालते हैं। एक दिन मैं अपने बाहर के कमरे में बैठा बच्चों को पढ़ा रहा था कि धाएं धाएं की आवाज आई। आवाज इतने पास से आई कि बच्चे ही नहीं, मैं भी डर गया। डर के मैं एकदम खड़ा हो गया। बाहर को झांका सावधानी से तो देखता हूं कि ठाकुर साहब अपने दरवाजे पर बंदूक ताने खड़े हैं। सामने गली में एक भारी भरकम कुत्ता पड़ा है, सिसोदिया जी का कुत्ता। कुत्ते की जंजीर छोड़कर भागा हुआ नौकर दरबान के पास खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा है। कुत्ते के शरीर से खून बह रहा है, वो तड़प रहा है और अजीब सी आवाज निकाल रहा है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की पर जाकर खड़ा हुआ। ठाकुर साहब ने एक और गोली मारी और कुत्ते की आवाज बंद हो गई। सिसोदिया जी के बंगले का गेट खुला और उनके कई नौकर भागकर बाहर आकर के खड़े हो गए। बंगले में
से एक मोटी सी औरत, अधेड़ औरत निकली और कुत्ते के पास आकर खड़ी हो गई। ठाकुर साहब भीतर जा चुके थे और अपने दुख से कुत्ते को देखा और तड़प कर बोली, इस आदमी को मैं हथकड़ी दिलवाऊंगी। वो चली गई। नौकर कुत्ते की लाश को घसीट कर ले गया और सचमुच आधे घंटे के भीतर पुलिस और जीप आ पहुंची। मैंने खिड़की से देखा कि ठाकुर साहब हथकड़ी बांधे अपने घर से निकले और जीप में नहीं बिठाए गए, उन्हें पैदल ले जाया गया ताकि लोग उन्हें अच्छी तरीके से देख लें। पता नहीं मैंने कैसी कहानी सुनाई है आपको, थोड़ी सी लंबी थी, बीच बीच में पानी पीना पड़ा, कुछ शब्दों की भी गलतियां हुई है, उसके लिए आप मुझे माफ कर दें। उम्मीद है आप मुझे माफ करेंगे।